गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और आज हमने सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोगों का लेके चलें। इसमें हम लोगों ने बात करते हैं जब इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लेकर और ह्यूमन इवोल्यूशन के, जो ह्यूमन के एंसेस्टर्स रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को लेकर। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ऐसा आया कि सर थोड़ा सा एक बार इसको और समझा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे ही है ना। तो समझ लेते हैं क्या होता है और थोड़ा सा और डिटेल में, कुछ बच्चे अगर छूट गए हो तो वो यहाँ पर इसको ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि इससे वो कम से कम एक क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ सकता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से और एक क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन इवोल्यूशन से। तो ये तो ध्यान में रखना है कि भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कंफ्यूजन होता है। और मैंने आप लोगों के लिए इसमें जो है हाँ, मैंने आप लोगों के लिए इसमें जो है शीट्स प्रिपेयर की हैं जो डिस्क्राइब करूंगा मैं आपके सामने, और ये शीट मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, ये शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर होगा? टेलीग्राम जो चैनल है अपना, वहां पर शेयर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, इस बात को समझना। जैसे हम बोलते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं हमारी एज क्या है। ठीक है, तो एज में ईयर भी आता है, मंथ भी आता है, वीक भी आता है, डेज भी आता है। तो एक एक ईयर में कई मंथ होते हैं, मंथ में कई वीक होते हैं, वीक में कई डेज होते हैं, डेज में कई आवर्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग पैरामीटर है टाइम को मेजर करने का। ठीक है, किसको मेजर करने का? टाइम को मेजर करने का। बहुत बड़ा टाइम मेजर करना हो तो हम जो है अपनी एज की, अगर हम बात करें कि अगर हम अपनी एज जो है ना पूछे आवर्स में कितनी है, तो हमको कई बार मल्टीप्लाई करना। हम पूछे डेज में कितनी है, तो हमें उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब बड़ा टाइम होता है, यानी कई डेज का टाइम होता है, तो हम उसे मंथ में कंसिडर करते हैं। जब कई मंथ का टाइम होता है तो हमें ईयर्स में कंसिडर करते हैं। जब कई ईयर्स का टाइम होता है तो हम उसे सेंचुरीज में जो है कंसिडर करते हैं। 100 साल की एक सेंचुरी होती है। ठीक है, और 10 सेंचुरी का एक मिलेनियम होता है। ठीक है, लेकिन जब इससे भी बड़ा, क्योंकि अर्थ की ओरिजिन की अगर हम बात करें, अर्थ की लाइफ की बात करें कि जब से यूनिवर्स बना है, अर्थ बना है, हजारों लाखों करोड़ों साल बीत गए। तो जब हम इन्हें, इस टाइम को हमें मेजर करना होता है, तो हमें बहुत बड़े टाइम स्केल की जरूरत होती है। ठीक है, और इसी बड़े टाइम स्केल को हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? तो बड़े, सबसे बड़े जो टाइम स्केल होते हैं उनमें आता है एरा। ठीक है, याद रखना क्या आता है? एरा। एरा ये ठीक वैसा ही है जैसे साल हो गया, तो बहुत बड़ा टाइम स्केल हो गया एरा। एरा के अंदर कई पीरियड आते हैं और पीरियड के अंदर कई इपोक आते हैं और इपोक के अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स आते हैं। ठीक है, तो एरा सबसे बड़ा टाइम स्केल, उससे छोटा पीरियड, उससे छोटा इपोक, याद रखना। ठीक है, ठीक वैसे जैसे ईयर, मंथ और वीक की हम बात करते हैं। तो जब से अगर हम बात करें कि जब से यूनिवर्स बना है, ठीक है, जब से यूनिवर्स बना है तब से लेके आज तक कितने बड़े टाइम, यानी कितना टाइम बीत चुका है, तो उसको हमने डिवाइड किया है किसमें? एरा में। कि कितने एरा हुए हैं, कितने एरा बीत चुके हैं और कौन सा एरा चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम इस मिलेनियम की बात करें या इस सेंचुरी की बात करें, तो 23 साल बीत चुके हैं। अभी 2024 चल रहा है, तो 23 साल बीत चुके हैं और 24th यानी 24वां साल चल रहा है। ठीक है, तो जो बीत चुके हैं हमें उसे भी याद रखना है और जो चल रहा है हमें उसे भी याद रखना है। और इसलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले, जो सबसे पहला एरा आता है एजोइक एरा। ठीक है, एजोइक एरा ये सबसे पहला एरा है। हम इसका डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। एजोइक यानी इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। ठीक है, लाइफ की ओरिजिन से पहले का जो टाइम है
लाइफ की ओरिजिन से पहले का जो टाइम है उसे कहा जाता है एजोइक एरा। याद रहेगा, लाइफ की ओरिजिन से पहले का टाइम। और ये कितना पहले है भाई? 2500 मिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले का ये टाइम है, 2500 मिलियन ईयर्स अगो से पहले का ये टाइम है, जिसे हम कह रहे हैं एजोइक। इस समय किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसे हमने नाम दिया एजोइक एरा। उससे पहले कब तक का है तो ये नहीं मालूम, लेकिन 2500 मिलियन ईयर से पहले का जो टाइम है उसे बोल रहे हैं एजोइक एरा। फिर दूसरा एरा आता है, उसे बोलते हैं प्रोटेरोजोइक एरा। अब ये प्रोटेरोजोइक एरा जो है ये 2500, ये सब मिलियन ईयर अगो है बेटा। 2500 मिलियन ईयर अगो से लेकर ये चला है 541 मिलियन ईयर अगो तक चला है। तो जितने भी ये साल लिखे रहेंगे ना, ये मिलियन ईयर में है। कहीं अगर जरूरत होगी तो हम बिलियन की बात करेंगे। तो प्रोटेरोजोइक 2500 मिलियन ईयर अगो से शुरू हुआ और 541 मिलियन ईयर अगो पे खत्म हुआ। अब इस बड़े, ये लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 2000 मिलियन साल पहले का ये, मतलब 2000 मिलियन का ये ड्यूरेशन रहा है सालों का। और तो इसमें कुछ बड़े इवेंट्स आए होंगे जरूर, बहुत बड़ा टाइम है तो इसमें कुछ बड़े चेंजेस हुए होंगे। क्या क्या चेंजेस हुए हैं प्रोटेरोजोइक एरा में अगर हम बात करें तो लगभग 2000 मिलियन साल पहले, ठीक है, 2000 मिलियन साल पहले यानी 2 बिलियन साल पहले पहला सेलुलर फॉर्म अपीयर हुआ था। ठीक है, पहला सेलुलर फॉर्म अपीयर हुआ था और इसे हम क्या बोल रहे हैं? कीमो हेट्रोट्रॉन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? कीमो हेट्रोट्रॉन। याद रखना, क्या अपीयर हुआ था? कीमो हेट्रोट्रॉन। कीमो हेट्रो, ठीक है, ये पहला सेलुलर फॉर्म है जो अपीयर हुआ था। कब अपीयर हुआ था? 2000 मिलियन साल पहले, यानी लगभग 2 बिलियन साल। और इसी टाइम में, यानी इसी टाइम का मतलब ये जो प्रोटेरोजोइक एरा है, इसी टाइम में क्या क्या हुआ है और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सेल्स ने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया और उनमें फोटोसिंथेसिस होने लगा, फोटोसिंथेसिस पाया गया, लाइट रिएक्शन पाए। क्योंकि ये 2000 मिलियन साल का ये समय है तो कुछ बड़े चेंजेस हुए होंगे अलग अलग टाइम पे। तो पहला इसमें हुआ 2 बिलियन साल पहले, पहला सेलुलर फॉर्म अपीयर हुआ और उसके बाद कुछ एनिमल्स, कुछ जो सेल्स थी उन्होंने लाइट रिएक्शन परफॉर्म करना शुरू किया और उनमें फोटोसिंथेसिस हुआ जिससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ। और इसी टाइम में क्या हुआ? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म टर्न टू मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर थे वो चेंज होने लगे किसमें? मल्टी सेलुलर में। याद रखना है किसमें? प्रोटेरोजोइक एरा। ये 3 चेंजेस हुए थे प्रोटेरोजोइक में। फिर बात करते हैं तीसरा जो बड़ा टाइम आया, जिसे हम कह रहे हैं पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा कब से कब तक? 540 मिलियन, ठीक है, 540 मिलियन से 252 मिलियन ईयर अगो। ये 540 मत समझ लेना, ये 540 जो लिखा है ये, भाई बोलोगे सर ऐसा नहीं लिखा, ये मिलियन ईयर अगो है। 540 मिलियन ईयर अगो से 252 मिलियन ईयर अगो तक चला। अब हमने बोला कि एक एरा में छोटे टाइम ड्यूरेशन होते हैं और उन छोटे टाइम ड्यूरेशन को हम पीरियड बोलते हैं। तो पैलियोजोइक एरा में 6 पीरियड जो है डिमार्केट किए गए हैं, 6 पीरियड की मार्किंग की गई है। हालांकि अलग अलग पीरियड में अलग अलग चेंजेस आए हैं, अर्थ में भी, ठीक है, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, लेकिन हमें सारे पीरियड का अलग अलग नहीं पढ़ना है, हमें कलेक्टिवली पढ़ना है किसका? पैलियोजोइक का। तो पहले इन पीरियड के नाम जान लेते हैं, इनका सीक्वेंस जान लेते हैं। तो पहला है कैम्ब्रियन पीरियड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कैम्ब्रियन पीरियड। अब इससे बोला गया कि कैम्ब्रियन पीरियड पैलियोजोइक का पहला पीरियड है। तो इससे पहले का जो भी टाइम है, चाहे वो एजोइक हो चाहे वो प्रोटेरोजोइक हो, ठीक है, एजोइक हो प्रोटेरोजोइक हो, ये सब कैम्ब्रियन से पहले का टाइम है, इसलिए इन्हें प्री कैम्ब्रियन भी कहा जाता है। तो कैम्ब्रियन से पहले का जो भी टाइम बीता है वो क्या है? प्री कैम्ब्रियन। तो लाइफ की ओरिजिन कब हुई? प्री कैम्ब्रियन में।
ऑक्सीजन रिलीज करना, लाइट रिएक्शन करना कब शुरू किया? प्री कैम्ब्रियन में। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में टर्न हुए कब? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है। दूसरा मिलता है ओड्रोविशियन। ठीक है, दूसरा क्या मिलता है? ओड्रोविशियन। ये विशियन है, ओड्रोविशियन। थर्ड जो पीरियड मिलता है सिल्यूरियन। फोर्थ मिलता है डेवोनियन। फिफ्थ मिलता है कार्बोनिफेरस। सिक्स्थ मिलता है पर्मियन। इन पीरियड्स की कुछ खास बातें हैं वो हम बता दें तो कैम्ब्रियन कब से कब तक? 540 से 490 मिलियन ईयर अगो। ओड्रोविशियन 490 से 443 मिलियन ईयर अगो। सिल्यूरियन 443 से 425 मिलियन ईयर अगो। डेवोनियन 425 से 403। कार्बोनिफेरस 403 से 360 और पर्मियन का जो पीरियड है वो 360 से 252। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। डेवोनियन जो पीरियड है इट इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एरा, यानी गोल्डन टाइम फॉर फिशेस। ठीक है, गोल्डन टाइम फॉर फिशेस। अब गोल्डन टाइम फॉर फिशेस का मतलब है कि उस समय अर्थ पर डोमिनेटिंग नेचर में प्रेजेंट थी फिशेस, इसीलिए हम इसे गोल्डन एरा ऑफ फिशेस कहते हैं। और कार्बोनिफेरस को हम कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस के साथ साथ ब्रायोफाइट्स का भी, एम्फीबियंस के साथ साथ किसका? ब्रायोफाइट्स का भी। तो ये दो हमें वर्ड याद रखने हैं, डेवोनियन और कार्बोनिफेरस। अब देखते हैं कि एक कलेक्टिव मेजर में कि जो पैलियोजोइक एरा है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जरा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले पूरे के पैलियोजोइक की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग पीरियड में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हमें मेजरली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किस पीरियड में क्या हुआ वो आपसे नहीं पूछेगा। पीरियड का नाम मालूम होना चाहिए, उनका सीक्वेंस मालूम होना चाहिए और एक दो जो इंपॉर्टेंस है वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो चेंज आया, 500 मिलियन साल पहले इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड। इनवर्टिब्रेट्स का फॉर्मेशन हुआ था 500 मिलियन साल पहले। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ? 450 मिलियन साल पहले, अच्छा ये जो इनवर्टिब्रेट्स बने थे ये सब पानी में बने थे। तो 500 मिलियन साल पहले इनवर्टिब्रेट्स बने थे, ये कहाँ बने थे? पानी में। उसके बाद 450 मिलियन साल पहले पानी में से निकल के कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पर आ गए। कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पर आ गए। तो पहले ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर आए, यानी पानी से निकलकर जमीन पर रहना शुरू किया, जमीन पर प्लांट्स ने फैलना शुरू किया, वो थे प्लांट्स। तो प्लांट्स वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो पानी से निकलकर जमीन पर आए। ठीक है, याद रहेगा। और ये कौन से थे? तो ये मॉस थे, याद रखना है। कौन से प्लांट थे? मॉस। तो 450 मिलियन साल पहले, उससे पहले जमीन पर कोई नहीं रहता था, ना प्लांट्स ना एनिमल्स ना कोई। ठीक है, 450 मिलियन साल से पहले। तो ये सबसे पहले प्लांट्स पानी में से निकलकर जमीन पर रहना शुरू किए, और जमीन पर रहना शुरू किए, एक्सप्लोर होना शुरू किए, तो फूड की अवेलेबिलिटी जमीन पर बढ़ गई। और उनको देखा देखी फिर एनिमल्स भी पानी से निकलकर जमीन पर आना शुरू किए। तो उसके लगभग 50 मिलियन साल बाद आर्थ्रोपोड्स वो पहले ऐसे एनिमल्स थे जो पानी से निकलकर जमीन पर आना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि जमीन पर भी फूड अवेलेबल होने लगा था, पत्ते वगैरह जो है, प्लांट्स वगैरह डेवलप होने लगे थे। तो अब क्या बोले कि ये कैसे पीछे रहे। तो अगर पूछा जाए कि जमीन पर पहले प्लांट्स आए या एनिमल्स, तो बोलेंगे प्लांट्स, और उसके बाद एनिमल्स आए। तो प्लांट्स में कौन पहले आया? मॉस। और एनिमल्स में कौन पहले आया? आर्थ्रोपोड्स। लगभग 350 मिलियन साल पहले जॉलेस फिशेस इवॉल्व हुई। जॉलेस फिशेस हमने पढ़ा ना, साइक्लोस्टोम्स, है ना, साइक्लोस्टोम्स पढ़ते हैं। जॉलेस फिशेस, इनका इवोल्यूशन हुआ, ये इवॉल्व हुई। कहाँ इवॉल्व हुई? पानी में। और इन्हीं से कौन इवॉल्व हुआ? लोब फिन। इन्हीं से इवॉल्व कौन हुआ? लोब फिन। जॉलेस फिश से इवॉल्व हुए लोब फिन। लोब फिन कौन है भाई? लोब फिन है सीलोकैंथ। ठीक है, सीलोकैंथ। ये वो मछली थी जो पानी में से निकलकर जमीन पर रहना शुरू की। तो इसे, इसके जो फिन्स थे वो मस्कुलर थे। ठीक है, इसीलिए उसे लोब फिन कहा जाता है। तो सीलोकैंथ कहते हैं या लोब फिन भी कहा जाता है। सीलोकैंथ, पहले इसे
एक्सटिंक्ट माना गया था, लेकिन 1938 में साउथ अफ्रीका में कुछ जो फिशरमैन थे उन्होंने मछली वगैरह पकड़ रहे थे तो उन्हें एक सीलोकैंथ मिला था। उसके बाद 2012 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने सीलोकैंथ को लाइव फॉर्म में जो है उन्हें रिपोर्ट किया था, नोट किया था। तो ये सीलोकैंथ लोबफिन ये कौन है भाई? ये वो फिशेज हैं जहां से एम्फीबिया इवॉल्व हुए। कैसे इवॉल्व हुए? तो ये फिश ने क्या किया, ये पानी से निकलकर जमीन पर रहना शुरू किया, जमीन पर रहना शुरू किया, और जमीन पर रहना शुरू किया तो इनसे कौन इवॉल्व हो गए? एम्फीबियन। तो मछली पानी से निकलकर जमीन पर रहना शुरू की तो उनसे इवॉल्व हुए एम्फीबियन, और जब एम्फीबियन इवॉल्व हुए तो ये मछली वापस चली गई पानी में। तो आज ये जमीन पर नहीं पाई जाती, आज कहाँ पाई जाती है? दे मूव बैक टू वाटर। याद रखना है, सीलोकैंथ पानी से निकलकर जमीन पर आई, उनसे एम्फीबिया इवॉल्व हुए, और ये सीलोकैंथ यानी लोफिन वापस चली गई कहाँ? पानी में। ठीक है, एक मछली पानी में गई छपाक। तो कौन पानी में गया? सीलोकैंथ मछली पानी में गई छपाक। किसको इवॉल्व करके? एम्फीबियंस को इवॉल्व करके। ठीक है, फिर बात आती है 320 मिलियन साल पहले, 320 मिलियन ईयर अगो क्या क्या हुआ भाई? सीवीड। ठीक है, सीवीड्स डेवलप हुए, कुछ प्लांट एग्जिस्ट कर रहे थे, सीवीड्स डेवलप हुए, कुछ प्लांट एग्जिस्ट कर रहे थे। हमें मालूम है जमीन पर एम्फीबियंस डेवलप हो गए थे, एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, और उनसे डेवलप हुए कौन? रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियंस इवॉल्व हुए और उनसे कौन डेवलप हुए? रेप्टाइल्स। तो एम्फीबिया से रेप्टाइल डेवलप हुआ, और इसलिए हम बात करते हैं स्टेम रेप्टाइल, जिसे हम बोलते हैं सेमोरिया। ठीक है, स्टेम रेप्टाइल क्या बोलते हैं? सेमोरिया। ये वो पहला रेप्टाइल है जो एम्फीबिया से इवॉल्व हुआ था, नाम लिख लेते हैं सेमोरिया। ठीक है, याद रखना है, ये शीट में आपको दूंगा तो इसमें आप मार्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 320 मिलियन साल पहले ही जायंट फर्न, बहुत बड़े टेरिडोफाइट्स, बड़े बड़े साइज के टेरिडोफाइट्स अर्थ पे डेवलप होना शुरू किए। और इन्हीं यही जो टेरिडोफाइट्स हैं जब जमीन में दब गए तो इनसे हमें फॉसिल के फॉर्म में आज के कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो आज जो कोयला मिलता है जमीन के नीचे वो इन्हीं टेरिडोफाइट्स का रिमेन है, जो 320 मिलियन साल पहले पाए जाते थे और बरी हो गए किसमें? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, कितने पहले? 320। तो ये जो पूछा जाता है कि आज जो कोल हमें मिलता है वो किसका फॉसिल है, तो हम बोलेंगे जायंट टेरिडोफाइट्स का फॉसिल है। उस समय टेरिडोफाइट्स बहुत बड़े साइज के हुआ करते थे। फोर्थ आते हैं मीसोजोइक एरा। ठीक है, मीसोजोइक किसके बाद? पैलियोजोइक एरा के बाद फोर्थ है मीसोजोइक एरा। ये 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 66 मिलियन साल तक चला, मतलब 66 मिलियन साल पहले खत्म हुआ। इसे बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। एज ऑफ रेप्टाइल एंड जिम्नोस्पर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जमीन पर अगर हम बोले तो एनिमल्स में रेप्टाइल्स डोमिनेटिंग थे, उनका नंबर ज्यादा था, वो अर्थ पे डोमिनेट कर रहे थे एनिमल्स में, और प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म डोमिनेट कर रहे थे। तो हम इसे गोल्डन एरा बोलते हैं, मीसोजोइक एरा को गोल्डन एरा फॉर रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म। याद रखना है, इसमें 3 पीरियड पाए गए हैं। तो एरा में 3 पीरियड, ट्राइजेसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्राइजेसिक कितना है भाई? 230 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। जुरासिक 208 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। क्रिटेशियस 144 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। अब इस एरा में क्या क्या चेंजेस आए, बड़े चेंजेस की हम बात करेंगे जिससे क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आता है। तो लगभग एम्फीबियन से जब रेप्टाइल्स बने थे, ठीक है, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने थे, तो 200 मिलियन ईयर अगो ये रेप्टाइल्स जो है इसमें से कुछ क्या हो गए? दे मूव बैक टू वाटर। भाई हमने देखा फिश से लोबफिन थी, लोबफिन जमीन पर आई, जमीन पर रहने लगी, फिर उससे एम्फीबिया इवॉल्व हुए, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। अब कुछ रेप्टाइल वापस कहाँ चले गए? पानी में। तो जो पानी में रेप्टाइल्स चले गए वो एक्वेटिक हो गए। तो एक्वेटिक रेप्टाइल्स की ओरिजिन हुई कब हुई? 200 मिलियन साल पहले, जिसमें हम लोग टर्टल की बात करते हैं, हम लोग
क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है, और घड़ियाल की बात करते हैं तो ये वो रेप्टाइल है जो वापस चले गए हैं कहाँ, पानी में। और इनका जो सबसे पुराना प्रिमिटिव एंसेस्टर मिलता है वो है इक्थियोसॉरस। तो इक्थियोसॉरस पहला वो रेप्टाइल है जो एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहा था, और रेप्टाइल से ही एक ग्रुप इनका पानी में चला गया। फिर इसके बाद डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे लगभग 200 मिलियन साल पहले, और इसी टाइम ड्यूरेशन में टूथ बर्ड भी इमर्ज हुई थी। तो इवॉल्व ऑफ डायनासोर एंड डोमिनेंस ऑफ डायनासोर पाया गया था किसमें, मीसोजोइक एरा में, ठीक है, 200 मिलियन साल पहले। और फिर आता है सीनोजोइक एरा। ये सीनोजोइक एरा जो है 66 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। इसमें क्या क्या मिलता है, एज ऑफ मैमल्स, हम इसे क्या बोलते हैं, एज ऑफ मैमल्स, और एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म। तो एनिमल्स में कौन डोमिनेट कर रहा है, अर्थ पे मैमल्स डोमिनेट कर रहे हैं, और प्लांट्स में कौन डोमिनेट कर रहा है, एंजियोस्पर्म डोमिनेट कर रहे हैं। इसमें भी दो पीरियड डिमार्केट किए गए हैं। कितने पीरियड, दो पीरियड। कौन कौन से दो पीरियड है भाई, एक है टर्शरी और दूसरा है क्वार्टनरी, ठीक है, टर्शरी और क्वार्टनरी, ये दो पीरियड इसमें डिमार्केट किए गए हैं किसमें, सीनोजोइक एरा में। क्या क्या बड़े इवेंट इसमें हुए हैं और चल रहे हैं, तो क्या क्या इवेंट हुआ है भाई, 65 मिलियन साल पहले डायनासोर डिसअपियर हो गए अचानक से, क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आया। रीजन क्या है, क्लाइमेटिक चेंज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और इसलिए डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। फर्स्ट मैमल लाइक श्रू अपीयर्स, और इसी टाइम पर जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए तो पहले मैमल्स के जैसे श्रू, श्रू यानी ये छछूंदर बोलते हैं, तो पहले मैमल्स यही थे जिन्हें हम श्रू बोलते हैं। ये सब मैमल्स के एंसेस्टर यही हैं, श्रू अपीयर्स। फिर उसके बाद साउथ अमेरिका में मैमल्स का डेवलपमेंट बढ़ा, जिससे मैमल्स की डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई। कहां पर, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका वो रीजन है, वो पार्ट है जहां पर मैमल्स की डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई, और धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स जोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से एक दूसरे से दूर होने लगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की ओरिजिन हुई, और वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स इवॉल्व हुई। ये सारी घटनाएं कब घटी हैं, ये घटी हैं सीनोजोइक एरा में, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये वो टाइम है जो अभी भी चल रहा है, सीनोजोइक एरा, याद रखना है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है बच्चों, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। ये शीट मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में मिलेगा, कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं कहा, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात। ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हम इंसान है तो हमारी भी कुछ ओरिजिन हुई होगी, हमारा भी कुछ इवोल्यूशन होगा। तो ह्यूमन इवोल्यूशन का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो सबसे पुराना एविडेंस मिलता है वो मिलता है 15 मिलियन ईयर अगो का। कितना पुराना मिलता है, 15 मिलियन ईयर अगो का। जो पहले एंसेस्टर हम बोल सकते हैं जो बने थे वो थे ड्रायोपेथिकस, और ड्रायोपेथिकस से बने रामापेथिकस। ये दो एंसेस्टर बने थे, पहले बना ड्रायोपेथिकस फिर बना रामापेथिकस। अब दोनों के कैरेक्टर क्या है कि ड्रायोपेथिकस का कैरेक्टर ज्यादातर एप्स के जैसा है। एप्स, एप्स में कौन आता है भाई, एप्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिबन, ये चार हैं जो एप्स में आते हैं, याद रखना, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटान, गिबन। तो इनका जो ड्रायोपेथिकस का कैरेक्टर था वो एप्स के ज्यादा सिमिलर था, और रामापेथिकस का कैरेक्टर मैन के ज्यादा सिमिलर था। तो ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस ये दो हमें सबसे पुराने एंसेस्टर मिलते हैं, जिसमें हमारा ज्यादा सिमिलर कौन है, रामापेथिकस। हालांकि दोनों की कैरेक्टर कुछ सेम है, दोनों के कैरेक्टर मिलते जुलते दिख रहे हैं। कैसे, दोनों की बॉडी कैसी है, हेयरी बॉडी पर बड़े बड़े बाल हैं, कुंसलेट वॉकर है, आगे झुककर चलते हैं दोनों। कुंसलेट वॉकर जैसे गोरिल्ला और चिंपैंजी यानी चलने में अपने हाथों का भी यूज करते हैं, ऐसे इस तरह से चलने का जो प्रोसेस होता है उसे कुंसलेट वॉकर कहते हैं। तो ये दोनों में ही देखने को मिलता है, याद रखना। चाहे वो हम बोले हम तो सीधे चलते हैं तो हमारा एंसेस्टर भी सीधे चले, नहीं, जो रामापेथिकस है वो भी कुंसलेट वॉकर थे।
आगे की तरफ झुककर चलते थे, और उनसे ओरिजिनेट हुए लगभग 3 to 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट, यानी रामापेथिकस से मैन लाइक प्राइमेट ओरिजिनेट हुए 3 से 4 मिलियन साल पहले, जो सीधे चलते थे। तो हम इनको कहते हैं कि इनसे ओरिजिन हुई, तो हम कहते हैं कि हमारे ज्यादा क्लोज रिलेटिव जो है वो रामापेथिकस है। तो 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट स्ट्रेट वॉकर कहाँ ओरिजिन हुई इनकी, कहाँ मिले थे? ईस्टर्न अफ्रीका में। 4 फीट इनकी हाइट थी। और फॉसिल, ठीक है, फॉसिल जो है इनका बोन के फॉर्म में मिला। तो फॉसिल्स मिला, इनका बोन मिला, इथियोपिया एंड तंजानिया में मिला। ठीक है, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, बस मैन लाइक प्राइमेट जिसकी हाइट 4 फीट है, स्ट्रेट वॉकर है। तो पहला स्ट्रेट वॉकर इसी को बोलेंगे जिसकी ओरिजिन 3 to 4 मिलियन साल पहले हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन साल पहले जो मैन लाइक प्राइमेट थे, इनसे ओरिजिनेट हुए ऑस्ट्रेलियोपैथिकस अफ्रीकानस, और इनकी ओरिजिन हुई थी कहाँ? ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस अफ्रीकानस याद रखना, 2 मिलियन साल पहले इनकी ओरिजिन हुई कहाँ? ईस्ट अफ्रीका में। ये शिकार करते थे, क्या करते थे? शिकार करते थे, पत्थरों के वेपन बनाते थे, पत्थरों के हथियार, औजार, पत्थरों को कैसा? मारने के लिए, खींच के मार दिया, ठीक है, या कुछ भी ऐसा, मतलब जिसको हम वेपन की तरह यूज कर पाए। तो स्टोन वेपन ये यूज करते थे। लेकिन ये शाकाहारी थे, यानी एट फ्रूट, ये फल खाते खाते थे। वेपन का यूज हंटिंग में करने का कोई एविडेंस इनका नहीं मिला था कि वेपन का यूज, पत्थरों से वेपन, ये अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। ठीक है, अपने डिफेंस के लिए करते थे वेपन का यूज, स्टोन का यूज। लेकिन शिकार करने के लिए स्टोन वेपन का यूज करने का कोई एविडेंस इनका नहीं मिला। और इनसे ओरिजिनेट हुए होमो हैबिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है होमो हैबिलिस। लगभग 650 से 800 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी मिली। ठीक है, ये यहां से ब्रेन कैपेसिटी की शुरुआत होती है। कितना? 650 से 800 सीसी ब्रेन कैपेसिटी। दे ऑल्सो डू नॉट ईट मीट, ये भी मीट नहीं खाते थे। लेकिन ये टूल बनाते थे, हाथों के बनाए हुए औजार यूज करते थे, टूल मेकर थे, हाथों से बनाए हुए औजार यूज करते थे। और इसीलिए इन्हें हैंडीमैन, हथौड़े वगैरह, हैमर और चीजल, हथौड़ा और छैनी वगैरह ये यूज करते थे, हाथों से बनाए हुए औजार, याद रखना, इसीलिए इन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहले ह्यूमन लाइक बीइंग थे जिन्हें होमोनिड कहते हैं, पहले इंसान के जैसे एंसेस्टर्स, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोनिड। पहले एंसेस्टर जो ह्यूमन के जैसे, होमो हैबिलिस, याद रखना है अपने को। होमो हैबिलिस से ओरिजिन हुआ किसका? होमो इरेक्टस का। होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस, वहां पर 850 सीसी ब्रेन कैपेसिटी, यहां पर ब्रेन कैपेसिटी बढ़ गई, 900 सीसी हो गई। कितनी हो गई? 900। तो यहां पर याद रखना बच्चों कि ह्यूमन इवोल्यूशन में ब्रेन कैपेसिटी का इंक्रीज होना एक इंपॉर्टेंट एविडेंस माना जाता है। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ फोरहेड, डेवलपमेंट ऑफ चिन और जॉ का रेट्रोग्नेथस होना, यानी पहले जबड़ा बाहर हुआ करता था, धीरे धीरे जबड़ा अंदर होने लगा। ठीक है, तो रेट्रोग्नेथस बोलते हैं, बाहर हो तो प्रोग्नेथस बोलते हैं, जैसा कि चिंपैंजी और गोरिल्ला वगैरह में देखने को मिलता है, जबड़ा बाहर निकला होता है। तो कुछ एविडेंस है जिनके बेस पर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फोरहेड, यानी हेयर लाइन का ऊपर जाना, डेवलपमेंट ऑफ चिन, ठीक है, रेट्रोग्नेथस जॉ, रेट्रोग्नेथस जॉ, और इंक्रीज ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी एंड स्ट्रेट वॉकर। ठीक है, होमो इरेक्टस। अब बात यह है कि होमो इरेक्टस का जो टाइम था ना, उस समय 3 ऐसे ह्यूमन एंसेस्टर जो है अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट कर रहे थे, जिन्हें हम कजन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वर्ल्ड में उस समय जो भी हमारी ज्योग्राफी थी, तो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर एक ही टाइम पर 3 ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे, 3 तरह के ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे, जो किसके टाइप थे? होमो इरेक्टस के ही तीनों टाइप थे और आपस में कजन थे। कौन कौन था? जावा मैन, पेकिंग मैन और हाइडलबर्ग मैन। जावा मैन ये वो पहले थे जिन्होंने आग लगाई थी।
ठीक है, आग बनाई थी, फायर मेकर। और इनका जो हमें फॉसिल मिलता है वो मिलता है जावा केव से, इसलिए इनका नाम पड़ा जावा मैन। फायर मेकर थे। एट मीट, इनका एविडेंस मिलता है कि ये फायर का यूज करके या तो खून या तो जो फूड है उसको खुद फूड पकाते थे और उसको खाते थे। तो एट मीट इनका एविडेंस मिलता है। पैकिंग मैन इनका कजन था। और हाइडलबर्ग मैन, जिनके ऑफस्प्रिंग आगे डेवलप हुए, इन्हीं से आगे ह्यूमन इवोल्यूशन बढ़ा, किसमें? हाइडलबर्ग मैन में। और हाइडलबर्ग मैन से डेवलप हुए कौन? निएंडरथल मैन। कौन डेवलप हुआ? निएंडरथल मैन। ठीक है, हाइडलबर्ग से डेवलप हुआ निएंडरथल मैन। कब डेवलप हुआ? 1 लाख साल से 40,000 साल के बीच ये पाए जाते थे। ठीक है, 1 लाख साल पहले इनकी हम बोल सकते हैं ओरिजिन हुई और 40,000 सालों तक ये पाए जाते थे। इनका जो फॉसिल मिला है वो निएंडरथल वैली में मिला है, इसीलिए इनका नाम पड़ा निएंडरथल मैन। और निएंडरथल मैन की क्या खासियत है भाई? निएंडरथल मैन की अगर हम खासियत काउंट करें तो 1400 सीसी इनका ब्रेन कैपेसिटी मिलता है। 1400 सीसी, वेरी क्लोज टू ह्यूमन। ह्यूमन का कितना है 1400 से? मॉडर्न ह्यूमन यानी हम लोग का 1400 से 1450 सीसी। इनका फॉसिल मिला ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, निएंडरथल वैली, इसलिए नाम पड़ा निएंडरथल मैन। ये झोपड़े वगैरह का यूज करते थे, यूज हाइड, झोपड़े वगैरह बनाते थे, उसमें रहते थे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपने आप को जो है छुपाने के लिए, और हाइड मतलब अपने बॉडी को भी छुपाने के लिए। ठीक है, तो अपने आप को भी छुपाने के लिए अपनी बॉडी, मतलब झोपड़े वगैरह बनाते थे। और किसी भी तरह से ये कपड़े वगैरह जो है चाहे वो एनिमल की खाल हो गई उनका यूज करते थे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अपने जो एंसेस्टर जिनकी डेथ हो जाती थी, जो पूर्वज जिनकी डेथ हो जाती थी, उनका फ्यूनरल भी करते थे, यानी अंतिम संस्कार करते थे, उन्हें जमीन में दफनाते थे। ठीक है, निएंडरथल से ही एविडेंस ये मिला है। फिर 75,000 साल से 10,000 साल तक आइस एज चला और इसी आइस एज में, इसी ड्यूरेशन में डेवलप हुए कौन? क्रोमैग्नन मैन। क्रोमैग्नन मैन जिनका ब्रेन साइज अब तक का सबसे बड़ा था। हम ये बोल सकते हैं अगर ये आज एग्जिस्ट करते तो ये ह्यूमन से ज्यादा डेवलप जो है स्पीशीज होती, हम लोगों से ज्यादा डेवलप स्पीशीज होती, क्योंकि जितना बड़ा दिमाग उतना यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम था और उस समय आइस एज चल रहा था, इसलिए ये सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। जो सरवाइव कर पाए वो होमोसेपियन हम लोग। 1450 1450 क्रेनियल कैपेसिटी मिलती है। लगभग जो एविडेंस मिलता है 18,000 साल पुराना हमारा एविडेंस मिलता है। कहाँ से एविडेंस मिलता है? जो केव पेंटिंग वगैरह जगह जगह गुफाओं में जो पेंटिंग करी हुई है, जिसमें से एक वर्ल्ड फेमस जो है वर्ल्ड हेरिटेज है, यूएन में शामिल है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेरिटेज में, भीमबेटका केव्स, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो केव पेंटिंग यहाँ पर मिली, तो इसका एविडेंस, हालांकि ये केव पेंटिंग पुरानी है लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है भाई 18,000 साल पुरानी हमें एविडेंस मिलता है, तो हम 18,000 साल ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ह्यूमन इवोल्यूशन और मॉडर्न मैन यानी होमोसेपियन हम लोग जो आज भी पाए जाते हैं। एक बार इनका फ्लो चार्ट दोबारा से देखते हैं कैसे, क्या सीक्वेंस है। ड्रायोपैथिकस, ड्रायोपैथिकस वर मोर किसकी तरह ये थे? एप लाइक। रामापैथिकस मोर मैन लाइक। ठीक है, दोनों ही हेरी थे, कुंसलेट वॉकर थे। ऑस्ट्रेलियोपैथिकस अफ्रीकानस 2 मिलियन साल पहले। ठीक है, फिर इनसे ओरिजिनेट हुए होमो हैबिलिस हैंडीमैन। होमो हैबिलिस हैंडीमैन, पहले ह्यूमन लाइक होमोनाइड, पहले ह्यूमन बीइंग हम बोलते हैं। होमो इरेक्टस, इनके 3 टाइप मिले, जावा मैन, पैकिंग मैन, हाइडलबर्ग मैन। जावा मैन जिन्होंने आग लगाई थी। ठीक है, हाइडलबर्ग मैन के ही जो ऑफस्प्रिंग निएंडरथल मैन हमें मिली है। निएंडरथल मैन ये वही है, 1400 1400 सीसी इनका क्रेनियल कैपेसिटी था। पूर्वजों को ये दफनाते थे, झोपड़े वगैरह का यूज करते थे, रहते थे। ठीक है, और उसके बाद क्रोमैग्नन मैन सबसे बड़ा क्रेनियल साइज 1600 सीसी, और उसके बाद मॉडर्न मैन या होमोसेपियन जो हम लोग हैं और आज पाए जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग खुद से भी रिवाइज कर लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जिससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग क्लास लेते रहेंगे जिसमें कि हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका, एक एक करके टॉपिक्स का। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी हम इसको लेते चलेंगे। कुछ टॉपिक हमें मालूम है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसका एक रिवीजन होना चाहिए, तो वो हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।